बात करते हैं हम, इसे हटाते हैं, ये गलत प्रिंट है। कक्षा 9 का है लोकतांत्रिक राजनीतिक की बात करेंगे। अध्याय 1 है जिसमें लोकतंत्र का क्रमिक विकास। हिस्ट्री हो चुका है, याद रखिएगा 9 टू 10 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ तक कि ज्योग्राफी एक ही में है, एसएसटी, बीपीएससी, टीआरई 4 का सोशल साइंस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा। और ऐसे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। टेलीग्राम अभी बंद है 22 तक, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद करूंगा, उस पे पोस्ट कर दूंगा। और दूसरी चीज है कि आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स को भी मैंने कल ही अपलोड किया है। आज मैंने पॉलिटिकल का कर दूंगा, इसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा, साइंस का चलाऊंगा। साइंस का भी वीडियो फुल वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। 9 टू 10 का, 6 टू 8 का भी हो चुका है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप खोजिए और जाइए, मिल जाएगा आपको। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, मतलब संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बता सकते हैं यूएसए में, यूनाइटेड किंगडम में, न्यूयॉर्क में, है ना। चलिए पहला सवाल आपका हो गया क्लियर। चलिए आगे चलेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। दूसरा प्रश्न है, कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया था और साथ ही औपचारिक शासक से आजाद हुआ था। कब हुआ था म्यांमार, ये बताइए, किस वर्ष हुआ था। तो म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया था और साथ ही औपचारिक शासक से आजाद हो गया था, जो फॉर्मल रूप से जो शासक थे उससे आजाद हो गया है म्यांमार। तो ये 4 जनवरी 1948 का बात करता है, याद रखिएगा। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य से हट गए थे, औपचारिक वही था ना ब्रिटिश अभी, अब किसी अब तो चाइना में ना। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, अमेरिका में किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली हुई, बताइए। लोकतांत्रिक सरकार की बहाली हुई थी, बता सकते हैं तो 4 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई 1776 को जो है अंग्रेजों से आजादी मिली थी। और घोषणा इसका शुरू हुआ था कब, बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद जो है 1787 में अमेरिका में जो है मंजूरी दी थी, और 1789 में, ठीक है, 1789 में संविधान लागू हो गया। तो ये हुआ, लेकिन इसका समय काल जो दिया गया है इसमें क्लियर नहीं दिया गया, इस ऑप्शन में अलग अलग है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप बता सकते हैं कि अमेरिका में किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली हुई। तो 17 मतलब 1979 में हुआ, या 1974 में हुआ, या 1971 में हुआ, कि 1980 में हुआ, कब हुआ था बताइए। देखिए इसका अलग अलग है। जैसे लोकतांत्रिक रूप से आजाद हुआ था हमारा 76 में ही, ठीक है, और उसके बाद फिर 74 में हुआ था, 1700 के समय था, ठीक है। लेकिन अगर फाइनली देखा जाए तो हम बताएंगे 1974। ये जो ऑप्शन आपको सी दिख रहा है ना, यही आंसर है। इसमें इसलिए समय दिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग अलग दिए हुए हैं, कहीं कहीं 67 दिए हुए हैं, कहीं कहीं कुछ दिए हुए हैं, लेकिन फाइनल बताना ये था, ठीक है। ऐसा क्लियर बता दूं कि सब डेट जो है, चारों ऑप्शन का डेट जो है, उसका समय काल अलग अलग है। घाना में हुआ था, कोई पेरू में हुआ था, ऐसे ऐसे थे। चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है, किस वर्ष सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्य में स्वतंत्रता हो गई थी, बताइए। मतलब जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, मतलब समाप्त हो गया, ठीक है, तो 15 गणराज्य का स्वतंत्र हो गया, मतलब 15 नए देश का निर्माण हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। गणराज्य का विघटन हो गया, देश का विभाजित हो गया। तो कब हुआ था, तो ये 1991 में हुआ था। 1991 में, याद रखिए 1991 में 26 दिसंबर, याद रखिएगा, तारीख बता देता हूँ। आगे चलेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है, सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ। मताधिकार का प्रयोग कब किया गया, बताइए। सार्वभौमिक रूप से मत अधिकार का प्रयोग कब। तो मत अधिकार का प्रयोग जो हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 के बीच आयोजित हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखिए 1951 अगर रहता तो वो भी सही, नहीं तो 1952 ये सही हो जाएंगे। चलिए अब अध्याय 2 है। अध्याय 2 में क्या है सवाल, अध्याय 2 में है लोकतंत्र क्या है और क्यों बना। इससे सवाल जो बनते हैं इसको हम क्लियर करेंगे। पहला सवाल है, लोकतंत्र का अर्थ बताइए। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए, फैसले में लोगों का भागीदारी होनी चाहिए, मतलब में से सभी होंगे। चलिए इसी तरह देश के बाहर की अगर हम बात करेंगे तो चीन में किस पार्टी का सरकार है, बता सकते हैं। चीन में किस पार्टी का सरकार है, मतलब वहां पे कौन कौन पार्टी है चीन में,
ठीक है? तो हमको वो ये नहीं देखना कि अभी कौन सरकार है, क्या नहीं है। उस वहाँ पे जो एनसीईआरटी के तहत जो बताया गया है, उसमें बताइए। तो देखिए, वहाँ पे चीन में देखा जाए तो चीनी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं, ठीक है? तो कम्युनिस्ट पार्टी को जो ऑप्शन में दिया वो जनता पार्टी तो भारत की है ना? डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ की है बताइए, है ना? कम्युनिस्ट पार्टी है चीन की। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है वोट देने की उम्र क्या सीमा है बताइए? वोट देने का उम्र सीमा क्या है या उम्र क्या सीमा दिया गया है बताइए? तो वोट देने का तो हम जानते हैं 18 वर्ष, है ना? चलिए, वो भी समय से पहले अलग था, अभी कुछ अलग है। ये बताइए कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है बताइए? तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह अगर देखा जाए, तो हम बताएँगे पंचा। कमल किसका है बताइए? लालटेन तो लालू जी का है, ये आप जानते हैं। कमल किसका है? कमल तो भारतीय जनता पार्टी का है, बीजेपी का है। चलिए 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? बताइए जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह। तो लालटेन तो हम जान गए लालू जी, जेडीयू का, ठीक है? तो जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या होगा बताइए? तो जनता दल को ही जेडीयू बोलते हैं। जेडीयू जो है वो क्या था? तिल था, जो कि नीतीश जी थे। और लालटेन बताइए? और कमल तो आप जान गए, झाड़ू किसका था बताइए? लालू के लालू जी का सरकार का क्या नाम था बताइए? 6 प्रश्न है चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा? बताइए। चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा बताइए? तो 1954 में कब पड़ा? तो याद किया चीन में भयंकर अकाल जब हुआ था, तो सबसे भयंकर पड़ा था, वो पड़ा था 1959 में। 1959 तो है नहीं, 1961 भी नहीं है, हम क्या लगाएंगे? 1958 लगा देंगे उस समय। चलिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है भारत में आपातकाल जो हुआ था, पहली वाली इमरजेंसी जो लगी थी, पहली बार कब लगी थी? आपातकाल बताइए। तो भारत में आपातकाल पहली बार कब लगी? बता दीजिए या कब लगा था? तो पहली बार अगर देखा जाए ना, तो हम बताएंगे 26 अक्टूबर 1962 में लगा था। 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, नेशनल। लेकिन अगर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, आर्टिकल 352 आर्टिकल का मैं स्पेशल लाने जा रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो। तो देखिए इस ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, तो 1975 भी लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगी थी, सिर्फ आपातकाल, जो इंदिरा गांधी के समय लगा था, याद रखिएगा। चलिए 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न है भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कब अंगीकृत किया गया था बताइए? तो भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949, ठीक है? चलिए बात करते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति किया था बताइए? कब स्वीकृति दिया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो हम बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। और 26 जनवरी बताएंगे क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हो गया था। स्वीकृति मिली थी 26 नवंबर। चलिए अध्याय 3 की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण की बात करेंगे। इसमें सवाल क्या है? रंग भेद नीति से तात्पर्य क्या था बताइए? रंग भेद मतलब श्वेत लोगों, अश्वेत लोग अछूतों से संबंधित है। रंग भेद का मतलब था कि रंग के नस्ल से थे, ठीक है? मतलब अमानवीय विभाजन था। अश्वेत लोगों से मतलब सफेद जो नहीं है वो हमारे नहीं है, ये मानने का था, जो कि गांधी जी के साथ ये हुआ था। दूसरा प्रश्न क्या था कि रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नेल्सन मंडेला कुछ कुल कितने वर्ष जेल में कैद रहे थे बताइए? नेल्सन मंडेला ने जेल में बंद रहे थे रंग भेद नीति के खिलाफ, है ना? तो 27 वर्ष, मान के चलिए 28 वर्ष, ठीक है? 27 वर्ष, ठीक है? चलिए ऑप्शन में 28 तो 28 दीजिएगा। तीसरा प्रश्न क्या है? किसने व्यक्त किया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? किसने कहा था? तो हम जानते हैं कि अंबेडकर होंगे तो कोई और कौन सोच सकता है? गांधी जी भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये गांधी जी का ही विचार था, अंबेडकर जी का नहीं विचार था। अंबेडकर जी तो लिखता है, लिखत लिखने वाले हैं, लेकिन महात्मा गांधी का विचार था।
चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे। इतिहास बहुत उटपटांग है, बहस भी हो सकता है इस पे, इसलिए बहस नहीं करना, हमको एग्जाम निकालना है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि किस संविधान संशोधन में मतदान के लिए तय उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो कौन से संविधान संशोधन में किया गया था और किस वर्ष किया गया था, बता सकते हैं? तो हम जानते हैं कि 21 वर्ष, पहले तो 21 वर्ष था, फिर घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, है ना? तो देखिए 21 वर्ष जब था वो घटाया गया था, तो ये 1988 में घटाया गया था, ठीक है? और लागू कर दिया गया था 1989 में, ठीक है? और ये कौन सा संविधान संशोधन में? 61वें संविधान संशोधन में, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, लेकिन संविधान अगर संशोधन पूछेगा ना, लागू हुआ था 1989 में, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988, ठीक है? चलिए और भी बातें करेंगे। 5वां प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका कब प्रकाशित हुआ, बताइए? यंग इंडिया जो पत्रिका है कब प्रकाशित हुआ था? छोटा सा बुक है ये, ज्यादा नहीं है। ये यंग इंडिया जो लाया गया था पत्रिका, ये 1931 में हुआ था, ठीक है? गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए 6 प्रश्न की बात करेंगे। 6 प्रश्न क्या है? 6 प्रश्न है कि संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी है, बता दीजिए। तो उस समय जब संविधान लिखा जा रहा था, उसमें सदस्य मेंबर होते थे, ठीक है? और मेंबर होते थे तो कितने होते थे? 284 मेंबर का बात कहा गया है, सदस्य मौजूद थे, लेकिन 284 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, हम 299 टिक लगा सकते हैं, 299 सही हो जाएगा, तो ये बात मान लीजिए। अब अध्याय 4 की बात करते हैं। अध्याय 4 में चुनाव राजनीति की बात करेंगे, जो अध्याय 4 में है। इसमें पहला सवाल क्या है, सुन लीजिए। पहला सवाल है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट हैं कितनी है, बताइए? मतलब बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित जो सीट हैं वो कितने हैं, बताइए? तो इसमें हम आरक्षित सीट की बात करें बिहार की, तो 38 होगा। 38 में सीट है। 243 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए 38 सीट है। अब 38 सीट नहीं अगर है तो हम कौन सा सीट लगाएंगे? तो हम 40 सीट लगाएंगे। अब 40 सीट भी नहीं है। अब इसमें अनुसूचित जाति का पूछा, तो 38 नहीं है तो 37 लगा दीजिए, ऑप्शन के हिसाब से लगाइएगा, ठीक है? चलिए दूसरे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो दोनों मिला के 40, याद रखिएगा, एससी एसटी। आगे चलेंगे। वोट देने के लिए निर्वाचन आयोग ने कितने पहचान पत्रों का वैध माना है, बताइए? बताएंगे? मतलब वोट देने के लिए निर्वाचन आयोग ने कितने पहचान पत्रों का वैध माना है? तो देखिए टोटल अगर देखा जाए तो 12 को माने हैं, जिसमें आईडी जिसे बोलता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट, बैंक, डाक द्वारा जो जारी होता है, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय फोटो युक्त पेंशन, है ना? इसी तरह केंद्र राज्य सरकार द्वारा जो भी मिलता है कार्ड, ठीक है, संसद विधायक ये सब द्वारा भी मिलता है, ये सब सामाजिक न्यायालय द्वारा मिलता है। 12 है, 12 को मान्यता दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा जो है, गरीबी हटाओ का नाम जो है किस पार्टी ने दिया था? मतलब गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो कांग्रेस ने दिया था, और किसने देगा, है ना? गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी। चौथे प्रश्न की बात है। चौथा प्रश्न है, लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था, बताइए? लोकतंत्र बचाओ, ये लोकतंत्र बचाओ की बात होती है तो जनता पार्टी याद आता है या पीपुल्स पार्टी, बताइए तो किसका नाम आता है? लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था, कौन सरकार था, ये बता दीजिए। ये जयप्रकाश नारायण दिए थे, ये जनता पार्टी से संबंधित है। 5वां प्रश्न, दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाता किस देश के पास है, बताइए? दुनिया में सबसे ज्यादा वोट जो करता होते हैं किसके पास है? तो हमारे भारत के पास है, हमारे भारत के पास है। चलिए 6 प्रश्न की बात करेंगे। 6 प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि 6 प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची की सही व्याख्या करता है, चौथी अनुसूची का, बताइए? तो चौथी अनुसूची में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन देखिए कि इस सूची में संघ और राज्यों के बीच विधानसभा सीटों का वितरण सूचीबद्ध है, क्या ये है? तो याद रखिएगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा के सीटों का आवंटन की सही व्याख्या करता है राज्यसभा का, विधानसभा का नहीं।
क्लियर हो गया। तो इसमें संविधान में जो है सूचीबद्ध जनजातियों क्षेत्रों पर नियंत्रण ये भी नहीं है। हाँ, इनमें सभी राज्यसभाओं के स्थानों का आवंटन करता है, यही आंसर का सही होगा। चलिए 7वें सवाल की बात करते हैं। 7वां सवाल क्या है कि निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य नहीं है? आगे तो कौन-सा कार्य नहीं है इसका मतलब बताइए, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या-क्या होता है, ये बता दीजिए। तो निर्वाचन आयोग का कार्य यही है कि लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। क्या ये बात है? तो सुनिए, मेरे तरफ से जो दिया गया है, एग्जाम के अनुसार जो पूछा गया है, उसके अनुसार देखा जाए तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य बहुत सारे हैं। आर्टिकल 324 में है, 324 में है। तो देखिए, इसमें क्या है कि वोट लिस्ट तैयार करता है, याद रखिएगा। तो ये काम है चुनाव करवाना, ठीक है। राजनीतिक दलों का मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान कराता है। किसी संसद सदस्यों की राज्यपाल सलाह देना, ये सब नहीं है। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा और कुछ नहीं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करना, ये भी आपके देखिए चुनाव के तारीख को तय करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, ठीक है। और चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है, चुनाव खर्च का निगरानी करता है। अब इस देखिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका, सटीक है 1 है। चलिए, तो चलते हैं अध्याय 5 में संसदीय लोकतंत्र की संस्था की बात करेंगे। और इसमें पहला सवाल आपका क्या है सुन लीजिए। पहला सवाल है, निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं? बताइए, निर्णय लेने के लिए संसदीय लोकतंत्र में कितनी संस्थाएं हैं? तो 2 हैं, 4 हैं, कितने हैं? तो हम बताएंगे 3 महत्वपूर्ण बताएंगे हैं। तो आपको पूछेगा 3, संसदीय में तो 3 है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना? ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा सवाल आपके पास है कि किस आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में 27% आरक्षण की व्यवस्था की है? बताइए, 27% आरक्षण की व्यवस्था की है, ये कमेंट कर सकते हैं। तो बीपी मंडल ने, केलकर मंडल ने या बीपी सिंह ने या सरकारी आयोग ने? तो मंडल जो थे बीपी मंडल, उन्हीं के द्वारा किया गया है ओबीसी के लिए, याद रखिएगा। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनः विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है? एक बार वापस कर सकता है, बताइए। तो किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनः विचार के लिए कर सकता है? तो ये संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, इसी में किया गया है पुनः विचार के लिए। चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है, अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है? अमेरिका में संसद को क्या कहेगा, कमेंट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं अमेरिका में संसद को मतलब पार्लियामेंट कहेंगे, नहीं कांग्रेस, भूलिएगा मत, कांग्रेस कहते हैं। इसलिए जो है 5वें प्रश्न का बात करते हैं, प्रथम सदन के रूप में किसे कहा जाता है? बताइए, प्रथम सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा, विधान परिषद को? तो हम जानते हैं निम्न सदन, है ना? तो प्रथम सदन जो है ये हमारा लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा को ही निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि 5 साल के बाद। और राज्यसभा को ही द्वितीय सदन, उच्च सदन और बड़े मतलब अस्थायी सदन के भी रूप में जानते हैं। चलिए 6 प्रश्न हम देखते हैं। 6 प्रश्न क्या है कि भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर हम विचार करेंगे। अब विचार जब करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ेंगे। तो सुनिए, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा आधिकारिक होता है। क्या ये सही है? बताइए। प्रधानमंत्री, दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार को और अधिकांश अधिकारों को इस्तेमाल भी करता है। क्या ये भी बात सत्य है? यस या नो? तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है। क्या ये सही है कि नहीं है, ये बताना है। और एक चौथा पॉइंट है कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों से मिलकर संसद बनती है, या उपरोक्त में से कौन सा कथन ये सत्य होगा, ये यस या नो में बताना है। दोनों सही होंगे, सभी सही होंगे कि सभी नहीं होंगे, बताइए। इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन गलत है, आप बताइए।
मैंने हर ढंग से कोशिश किया है, बता दिया है। तो आप बताएँगे? तो देखिए बात ये है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय यहाँ पे जो है ये आपका सही है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये भी आपका सही है, प्रधानमंत्री है उसके पास अधिकार है। और बात करें ये तीसरा पॉइंट जो है ये नहीं है, स्वेच्छा से नहीं कर सकता है, ये क्लियर है। और ना आपको चौथा पॉइंट सही है, ठीक है? ये है आपका 1 और 2 सही होगा, केवल 1 और 2। तो इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है 1 और 2, है ना? अब ये बताना है कि इसमें से दिया नहीं है, कौन दे? तो इसमें आंसर जो है, अगर नहीं दिया है, तो यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे है। देखिए 2 यहाँ पे है, गलती से हो गया, वैकल्पिक चला गया है। 1 और 2, 2 मिट गया है, तो 1 और 2 करिएगा, ठीक है? 1 और 2 दोनों सही था। यहाँ पे 1 और 2 लिखना था, 2 नहीं लिखा है, तो ये सही, ठीक है? चलिए अब ये भी देख लेते हैं। क्या है? 7 पॉइंट कि राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्या ये सत्य है? दूसरा बताइए कि राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, क्या ये बात सत्य है? यस या नो? तो इसी में से आप बताइए क्या कथन जो है कौन इसमें असत्य है और कौन इसमें सत्य है, बताइए। तो देखिए इसमें कहा जाए असत्य बोल रहा है, ठीक है? तो पहला तो हमारा सत्य में रखिए, ठीक है? और दूसरा जो है हमारा असत्य है, मतलब कि केवल 2 जो होगा आपके ऑप्शन के हिसाब से सही होगा, असत्य है, 2 गलत है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे सवाल क्या था, हम ध्यान नहीं दिए थे। इसमें भी असत्य पूछ रहा है, ठीक है? उपरोक्त में से असत्य पूछ रहा है, सत्य तो 1 और 2 सही है, लेकिन असत्य पूछ रहा है। तो 1 और 2 छोड़ के 3 और 4 ये होंगे आपके आंसर, क्योंकि असत्य पूछ रहा है। असत्य मैंने नहीं पढ़ा था, हम ध्यान नहीं दिए थे, क्षमा चाहते हैं, ठीक है? अब चलिए 7वें सवाल की हो गई बात। अब चलते हैं 8वें सवाल। 8वां सवाल तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? 8वां सवाल देखिएगा। 8वां सवाल है कि राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और असत्य कथन का चुनाव करेंगे। असत्य कथन है उसको हटाएँगे, असत्य कथन है उसे रखेंगे। तो सुनिए, पहला पॉइंट है कि संसद के दोनों सदनों के साथ मतलब साथ-साथ राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। क्या ये सत्य है, क्या असत्य है? ये बताइए। अब दूसरा पॉइंट पढ़िए कि राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करता है। क्या ये बात सत्य है, असत्य है? दोनों बताना है। तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति संसद की विधायिका शक्ति के साथ सह विस्तृत होती है। क्या ये बात भी सत्य है, क्या सत्य में रखेंगे? और एक पॉइंट है 4 पॉइंट क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की संवैधानिकता एवं वैधता की जांच कर सकता है। क्या ये सत्य है, क्या सत्य है? ये बताइए। तो देखिए, थोड़ी भारी आवाज के लिए खेद चाहते हैं, लेकिन अब बताइए इसमें क्या है? अब इस ऑप्शन को हम दिखाते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए, पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ये सत्य है, क्या सत्य है? तो ये सत्य है, तो हमको सत्य तो चुनना नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा भी हमारा जो है राष्ट्रपति जो प्रतिवर्ष जो सत्र बुलाते हैं, ये भी सत्य है। इसको भी हम सही नहीं मानेंगे क्योंकि सत्य हमको नहीं बताना है, असत्य बताना है। हाँ, तीसरा मेरा सत्य है क्योंकि यही बात सही है, क्योंकि ये उत्तर जो है आपका असत्य है। आर्टिकल 1 2 3 मतलब 123, ठीक है? उसमें ये चर्चा है, लेकिन ये जो है आपको असत्य में रखेंगे और ये सत्य है। तो चलिए तीसरा आपका हो गया और भी डिटेल हम देंगे बाद में। क्यों सत्य है बाद में बताएँगे। अभी 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जाती है? बताइए। बताएँगे कि निम्नलिखित में से कौन-सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं किया जाता है? कौन-सा वीटो शक्ति होती है? अत्यांतिक वीटो, विशेषिक वीटो, निलंबन वीटो बताएँगे। तो क्वालिफाइड जो वीटो होते हैं, जैसे सीमित वीटो बोलते हैं, विशेषीय वीटो बोलते हैं, उसे करते हैं। तो ये आपका होगा। अब चलेंगे अध्याय 6 की बात करेंगे। अध्याय 6 में क्या है सुन लीजिए, लोकतांत्रिक आधिकारिक अध्याय की बात करेंगे। तो इसमें है कि पहला सवाल है कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया था? कौन व्यक्ति थे? बता दीजिए। तो भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का सवाल किसने उठाया? अगर आपसे पूछा जाए तो हम बताएँगे बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। तो तिलक जी का नाम हमेशा रहेगा। ये सब चीज़ों पर उन्हीं का विचार रहते हैं।
दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? ये बता दीजिए। तो शिक्षा के अधिकार जो 86 में संविधान संशोधन 2002 आया था, उस समय बनाया गया था। चलिए, आर्टिकल 21 ए, है ना, शिक्षा से। तीसरा सवाल आपका है, इंदिरा इंदिरा शाहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार। इंदिरा शाहिनी और भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों ने फैसला सुनाई थी? बताएंगे फैसला वरिष्ठ नेताओं का बताएंगे। 30 थे, 5 थे, 11 थे कि कोई नहीं था? तो देखिए, इसमें 9 जज का नाम आता है। इसमें 9 जज तो नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हम 11 जज को टिक लगा के आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं किया था, 9 जज ही दे रहा है। मतलब कि इंदिरा शाहनी और भारत सरकार के बीच जो है एक मामला चला था सर्वोच्च न्यायालय में, तो वहां पे वरिष्ठ न्यायाधीश जो थे कितने थे? 30 थे, 5 थे, 11 थे, 21 थे, है ना? तो इसमें हमारा जो है 11 ही दिखेगा, क्योंकि 9 बता रहा है। लेकिन 9 के अनुसार तो आंसर नहीं देना चाहिए, किरण प्रकाश ने कैसे दे दिया? तो इसमें से हमको 9 जज थे, एकदम सही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि इस हिसाब से नहीं दीजिएगा, इसका कहानी अगर जाइएगा पास्ट में, तो शुरू में 5 जज थे, जब अंतिम फैसला था तो 9 थे। तो 5 फिर टिक लगाइए, 11 भी नहीं मत लगाइए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए, चौथे प्रश्न। किरण प्रकाशन जो है आंसर दिया है, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा कर दिया है। चलिए, ऐसे 11, अगर मान लीजिए 5 ऑप्शन में नहीं रहा ना, और पूछ लिया कि हाँ एकदम अंतिम समय में कितने फैसले थे, तो आपको 11 टिक लगाना है। ठीक है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन में लाया गया? बताइए, संपत्ति का अधिकार जो है को किस संशोधन में लाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में जो है 1978 के तहत ये किया गया था। चलिए, 5वें प्रश्न की बात करेंगे। 5वां प्रश्न क्या है? मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? अगर आपसे सवाल पूछे तो आपका जवाब आपके पास होना चाहिए कि 12 अक्टूबर 1993 को ये आई थी, स्थापना हुआ था। चलिए, 6 प्रश्न की बात करेंगे। 6 छठा प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के बीच उपलब्ध है? शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के बीच उपलब्ध किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क दिया जाएगा। आर्टिकल 21 ए याद रखिएगा। 7वें प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न है, लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून कब बना? बता दीजिए, लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून कब बना? बताएंगे तो 1994 में बताएंगे। चलिए, 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून कब बनाया गया? बताइएगा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून कब बनाया गया? बता दीजिए। देखिए, इसका मेंशन हम सही नहीं बता सकते, अलग-अलग तरह से सब लोग अलग-अलग दे रहा है। कोई 2006 देता है, कोई 2005 देता है, ठीक है? तो अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो हम 2006 मानेंगे, 26 अक्टूबर 2006 मानेंगे, तो 2006 लगाइए। और अगर और भी चीज़ों से चले तो 2005 मानेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, 2006 लगाइएगा, ज़्यादा टेक्स्ट बुक अब जो बोला है वही करिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक का थोड़ा-सा सही होता है। चलिए, आगे चलेंगे 9वें प्रश्न। एनसीईआरटी भी 2005 माना है, ये ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी जो हमारा एनसीईआरटी है, वो 5 माना है, तो 5 टिक लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना होगा कि 5 और 6 दोनों में ऑप्शन रहे, तो सबसे पहले आगे जो चल रहा है ट्रेंडिंग में 2006 वही लगाइए, बाद में 5 लगाइए, क्योंकि 5 पे कन्फ्यूजन है, 6 पे कन्फर्म है। हर जगह 3-4 सवाल में 6 दे दिया हुआ है। 9वां प्रश्न क्या है कि 9वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार के लिए लिखित आवेदन शुल्क के रूप में कितना रुपया जमा करना होता है? तो कितना रुपया जमा करना होता है, बताइए। सूचना का अधिकार के लिए लिखित आवेदन शुल्क के रूप में कितना रुपया जमा करना होता है? तो 10 रुपया जमा करना होता है, 10 रुपया। चलिए, 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है, अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ क्या है, बता दीजिए। तो व्यक्ति के कानून का अनुसार नहीं होगा, रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड हो, दोषी का रिकॉर्ड मंगवाना। ठीक है, चलिए, 11वें प्रश्न की बात करेंगे, वो सही है।
चलिए 11वां प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? स्वतंत्रता का अधिकार अगर बताएंगे, समानता का अधिकार जानते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार भी जानेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार 1922 बता देंगे, है ना? और डिटेल बाद में, अगर पूरा डिटेल जाना है तो महेश वर्णवाल का बुक पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है? भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है, ये बता दीजिए। भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं की गई है? प्रेस की, स्वतंत्रता की, समानता की, बंधुत्व की, किसकी नहीं की गई? देखिए, स्वतंत्रता की तो बात कही गई है, समानता की भी बात कही गई है, प्रेस की स्वतंत्रता ये आपको डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया है। क्लियर हो गया? प्रेस की स्वतंत्रता। चलिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानना या जानने का अधिकार है? तो किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है, बताइए। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के बारे में जानना है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 19 के 1 में और भी क में, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, इसमें हम जो पढ़ेंगे 14 प्रश्न, इसमें क्या है कि निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का कार्य माना जाता है? क्या धार्मिक दार्शनिक आधार पर जो है छुआछूत मानते हैं? या किसी व्यक्ति का सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश को रोकना, किसी व्यक्ति के समान बिक्री सेवा देने से रोकना? तो हाँ, उपरोक्त में से सभी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें छुआछूत में सब सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि धार्मिक अधिकारियों के संदर्भ में मतलब धार्मिक अधिकारियों के संदर्भ में व्यक्ति को धार्मिक कामकाज के प्रबंधन का अधिकार होना चाहिए, बताइए, यस या नो। धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, यस या नो। प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है, यस या नो, बताएंगे। नीचे दिए गए इसी को हमको सही बताइए कि क्या होगा। दोनों सही होंगे, तीनों सही होंगे कि एक भी सही नहीं होंगे, बताइए। तो देखिए, इसके अनुसार देखा जाए तो ये तो सत्य है, ये भी आपका सत्य होगा, लेकिन ये असत्य होगा। तो 1 और 2 आप मान के चलिए और यही आपका सही भी होगा, चयन करना था। चलिए अब बात करते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, एक क्या है बताइए? संपत्ति का अधिकार है क्या, बताइए? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, क्या है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को हम कानूनी अधिकार में रख दिए हैं, ये ध्यान रखना होगा आपको। कक्षा 10 का है लोकतांत्रिक राजनीतिक, 9th क्लास का हो चुका है। अध्याय 1 है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसमें 4 अध्याय रखा हूँ, 4 अध्याय में ज्यादा नहीं है और जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि इसे समाप्त कर दें। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि पहला सवाल क्या बोलता है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें है? लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में या पंचायती राज संस्था में? बताइए। इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि सवाल में कि भारत में औरतों के लिए तो पंचायती राज जो संस्था है वहां पे इसकी बात कही गई है। 73 संविधान संशोधन 1982 में हमारा पंचायती की बात कहा जाता है। अगर मान लीजिए दूसरे प्रश्न की, दूसरा प्रश्न है कौन रंग भेद विरोधी नहीं थे? कौन नहीं थे, बताइए। क्या जेड गुडी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर नहीं था? कौन नहीं था? तो ये जेड गुडी, क्योंकि रंग भेद तो इनके साथ हुआ था। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। बात है तीसरा प्रश्न कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 15 में? नहीं, आर्टिकल 19 में, बताइए। तो एकदम 19 से 22 तक में है, स्वतंत्रता की बात करते हैं। चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है राजनीतिक में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी होती है जब धर्म को राष्ट्र मान लिया जाए, या एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ हो जाए, या एक धर्म के अनुयायी का समुदाय बनाते हैं, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो देखिए, इसमें जो है राजनीतिक में अगर धर्म का एक समस्या यही है कि एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मान लेंगे तब, नहीं तो सभी धर्मों को समान रूप से माने, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सब एक दूसरे के लिए समान हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ये स्वाभाविक है मानव का। चलिए 5वां प्रश्न है सांप्रदायिक राजनीतिक के अर्थ आधारित हैं, लेकिन विचार बदले तो हो सकता है ना। चलिए सांप्रदायिक राजनीतिक
के अर्थ आधारित हैं, किस पर आधारित है बताइए? कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है? नहीं। विभिन्न धर्म के लोग खुशी-खुशी रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे है कि सभी धर्मों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। मतलब धर्म को सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार मानने की धारणा होती है। तो एक धर्म के अनुयायी एक सामाजिक समुदाय बनाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है? इसमें जो है धर्म का समुदाय के रूप में देखिए। हाँ, ये सही है आपका कि धर्म मानने की आज़ादी है। कोई भी धर्म मान सकते हैं आप, जिस धर्म के रहिए। चलिए, ऐसे तीसरा आंसर लगा दिए। 6 प्रश्न क्या है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है बताइए? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? विशेष धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से या किसी भी धर्म से नहीं। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य सरकार का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है ना? तो किसी धर्म से नहीं, वही धर्मनिरपेक्ष। मान लीजिए 6 प्रश्न समान रूप से दर्जा दिया जाता है। सर्वप्रथम ब्रिटेन देश ने जो है कब महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया था? ब्रिटेन ने, बताइए। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है, बता सकते हैं? तो 1918 में, 6 फरवरी 1918 में वोट देने का अधिकार दिया है। चलिए 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न क्या है कि भारत में किस पर आधारित विभाजन संभव है? भारत में किस पर आधारित विभाजन संभव है? धर्म पर, सामाजिक अंतर पर, व्यक्ति समुदाय पर या स्त्री पुरुष में अंतर? तो देखिए ऐसे देखा जाए, अगर भारत सरकार के तहत तो स्त्री पुरुष में अंतर करके हम कर सकते हैं। लेकिन अगर सामाजिक अंतर भी हो सकता है, उसके कारण विभाजन होता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है सामाजिक। सामाजिक शब्द जो है ना हर क्षेत्र में आपको अड़चन भी आता है और इससे बचाव भी किया जाता है। चलिए जिला परिषद के लिए चुनाव किसी आधार पर होती है, मतलब किस आधार पर होता है? मतलब संख्या के हिसाब से मान लीजिए 4,000 लोग होंगे तब, 60,000 होंगे, 50,000 होंगे या 70,000 होंगे तब होगा, बताइए। तो जिला परिषद के लिए चुनाव किस आधार पर होगा, ये बता सकते हैं आप? तो बताइए। जिला परिषद 50,000, ठीक है? जिला परिषद 50,000। चलिए 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा। पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करेगा, पंचायत से संबंधित अगर होगा तो। 11वें प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न क्या है कि नगरीय शासन व्यवस्था को कब और किस संशोधन में मान्यता दी गई? बताइए नगरीय शासन को कौन सी व्यवस्था में कब और किस संशोधन में दिया गया? किस संविधान संशोधन में दिया गया था? 74वें संविधान संशोधन 1992 में दिया गया था। ठीक है, 1992 में। चलिए अब बात करते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है कि कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है? ठीक है, जिला परिषद पे तो हम 50,000 जानते हैं, लेकिन नगर पंचायत का बताइए कितनी होनी चाहिए जनसंख्या? तो 12,000 से लेके 40,000 तक होनी चाहिए। तो 12,000 से 40,000 के बीच होनी चाहिए। अब 13वें प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न है नगर परिषद के लिए कम से कम जनसंख्या कितनी होती है? नगर परिषद के लिए बताइए। नगर पंचायत के लिए तो हम समझ गए 12,000 से लेके 40,000, लेकिन नगर परिषद के लिए बताइए कम से कम 40 लाख से लेके, मतलब 40,000 से लेके 50,000 की। तो 40,000 से 50,000, तो 4 से 5 लाख ये दिया हुआ। यहाँ पे गड़बड़ है, क्यों पूछिए? क्योंकि नगर परिषद में जब 4 40-50 है, मान के चलिए 2 से 3 लाख, ये आंसर आपका सही होगा। आई एम वेरी, वेरी, वेरी 2 से 3 लाख ये सही है। हज़ारों पूछता तो 40-50 ही लगाइएगा इसमें भी। चलिएगा 14 प्रश्न है, नगर परिषद के कितने अंग होते हैं? नगर परिषद के कितने अंग होते हैं बताइए? नगर परिषद के कितने अंग होंगे? अगर आपसे पूछा जाए, तो हम बताएँगे नगर परिषद की बात करेंगे तो 4 अंग होंगे और 4 अंग कौन-कौन होते हैं? नगर परिषद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थायी समिति ये सब आते हैं और भी हैं कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। चलिए 16वां प्रश्न है, नगर परिषद में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? नगर परिषद में निर्वाचित सदस्य जो हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार होंगे। तो नगर परिषद में निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, वो हमको क्लियर नहीं है, ठीक है?
नगर परिषद में निर्वाचित सदस्य जो हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार क्या होंगे? इस सवाल को अब समझ में आया कि नगर परिषद में निर्वाचित सदस्य जो बनेंगे, वो जितनी बार चाहें उतनी बार बन सकते हैं। ये नियमबद्ध नहीं है, ठीक है? लेकिन अब नंबर दे दिया है, तो सीमा इसका नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें अब देना चाहिए था कितनी बार भी बन सकते हैं। ठीक है, अभी 1 बार, 2 बार, 3 बार इसका क्लियर ही नहीं है यहाँ पे, तो 4 बार मानिए, ठीक है? ऑप्शन के हिसाब से 4 बार। नगर परिषद में निर्वाचित सदस्य जो हैं कितना प्रतिशत में हैं बताइए? प्रतिशत में बताना है। नगर परिषद में निर्वाचित सदस्य का प्रतिशत बताइए। 80, 90, 70, 76 बताइए। एक तरफ दे दो 100%, अब बताइए 100% ऑप्शन में ही नहीं, तो 90% मानना है। नगर परिषद में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं बताइए? हुँ? नगर परिषद में मनोनीत सदस्य कितने होंगे बताइए? नगर परिषद में मनोनीत सदस्य अगर पूछा जाए, ठीक है? और वो भी प्रतिशत में, कि कितने प्रतिशत में मनोनीत होंगे नगर परिषद के? 20 में, 40 में, 45 में, 60% में, कितना प्रतिशत में होंगे? ये भी तो सवाल है। देखिए, मान लीजिए कि नगर परिषद में हम समझ गए कि निर्वाचित सदस्य जो है 100% होते हैं, जिसमें 90% ऑप्शन में है, तो 90% लगाएँगे। और ऐसे देखा जाए तो 10% हम आधारित करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के तहत अब हम किसको माने बताइए? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन को ऐसे प्रदान कर देता है, तो हम क्या बोलें? इसमें कुछ ऐसा सवाल दिया नहीं है, जो कि हम समझें। और बोलता है 10%, और 10% ऑप्शन में है ही नहीं। बताइए। तो 7 के हिसाब से तो 10% था। बताइए, तो हम याद रखिए 2007 के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 10%, लेकिन और भी अगर इतिहास पलटते हैं तो हम 40% अभी मानेंगे नगर परिषद में मनोनीत सदस्य, 40% ऑप्शन के हिसाब से। चलिए 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, नगर पालिका कार्य क्षेत्र विषय अनुसूची में है। नगर पालिका जो कार्य क्षेत्र विषय बताइए अनुसूची किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची, मतलब अनुसूची 12वीं, अनुसूची 11वीं, या दोनों में है? बताएँगे। तो नगर पालिका की चर्चा जो है अनुसूची के हिसाब से देखा जाए, तो हम अच्छे से बताएँगे 12वीं अनुसूची, ठीक है? 12वीं अनुसूची में बताएँगे। 73वें संविधान संशोधन में जुड़ा हुआ है नगर पालिका। चलिए 20वां प्रश्न क्या है? 74वें संविधान संशोधन में जुड़ा हुआ है। चलिए 20वां प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, हम बीच में कन्फ्यूजन कर रहे हैं, वो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं 3 में आपका आ जाता है ये पंचायत, और 74 में आता है नगर पालिका। तो ये 5 वर्ष का होता है, ये हम जानते हैं, जिला परिषद का कार्यकाल। 21वां प्रश्न क्या है बता दीजिए? 21वां प्रश्न है, भारत एवं अमेरिका के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान एक समान रूप से आपको दिखेगा बताइए? तो अमेरिका से क्या-क्या लिए हैं, ये सोचिए। दोनों के संविधान में 3 अनुसूचियाँ होती हैं, क्या ये बात है? दोनों एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, दोनों एकात्मक न्यायपालिका पाई जाती है, या संविधान के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है बताइए? तो देखिए, बात है ना कि यहाँ पे दोनों संविधान में 3 अनुसूचियाँ होती हैं। तो देखिए, आगे तो मौलिक अधिकार हम लिए हैं वहाँ से, लिखित संविधान लिए हैं, पूर्णावलोकन लिए हैं, है ना? और आपको संविधान का सर्वोच्चता लिए हैं। दोहरी नागरिकता जो है, ये अमेरिका की है, तो ये तो खत्म हो गया, क्योंकि भारत की जो है आपका एकल नागरिकता दिखेगा, ठीक है? क्लियर हो गया। और 3 अनुसूची तो हम नहीं ये बोलेंगे। अब हमको क्या है, एकात्मक न्याय नहीं, ये आपको स्वतंत्रता न्यायपालिका पाई जाती है, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए, बात करते हैं 21 सवाल है, भारत एवं अमेरिका के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान जो है एक समान है? तो याद रखना है, दोनों के संविधान में अनुसूची नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया अनुसूची हमारा भारत का। याद रखिए, दोनों में एकल नागरिकता प्रावधान है नहीं, अमेरिका में दोहरी है, भारत में एकल है। दोनों में एकात्मक न्यायपालिका पाई जाती है, नहीं, एकात्मक भी नहीं पाई जाती है।
हाँ, ये सही होगा। संविधान में निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। ये दोनों में समान आपको अंतर दिखेगा। चलिए, अमेरिका से हम मौलिक अधिकार लिए हैं, लेकिन संविधान लिए हैं, न्यायिक समीक्षा लिए हैं। 22वां प्रश्न क्या है कि भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में कौन-सा कथन जो है आपका सही होगा? मतलब भारत और ब्रिटेन से हमारा बताएँगे। तो देखिए, दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। क्या ये बात सत्य है? पार्लियामेंट है। दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। क्या बात करते हैं? तो देखिए, संसदीय लोकतंत्र तो है, ठीक है? या देखिए, द्विसदनीय व्यवस्था भी है। दोनों देशों में जो है संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। दोनों देशों का संविधान लचीला है। क्या ये बात है? तो देखिए, पहला है दोनों सदनों में संसदीय प्रणाली जो है आपका संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, ये आपका सही है, ठीक है? और बात करें तो ये गलत ही है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो पहला आंसर आपका सही होगा, कथन सही है। गलत कारण बताएँगे बाद में। आगे चलेंगे, हम 23वें प्रश्न की बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के संबंध में निम्नलिखित युग्मों को कौन-सा एक सही सम्मिलित नहीं है? नहीं में बताना है। बताइए, वन क्या समवर्ती सूची में आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? शेयर बाज़ार किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? डाक घर बचत बैंक क्या संघ सूची में आएगा कि नहीं आएगा बताइए? जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है कि नहीं होगा? किसमें नहीं होगा? इसमें नहीं बताना है। बताइए, तो कौन-सा सही होगा तभी तो नहीं बता पाइएगा, है ना? बताइए, तो शेयर बाज़ार से कोई मतलब नहीं है, समवर्ती सूची से कोई मतलब नहीं। यही आपका जो है सही उत्तर होगा। तो आप सोचिए, वन समवर्ती सूची में यस, शेयर बाज़ार नो, डाकघर यस और जन स्वास्थ्य यस, है ना? चलिए, 24 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 24 है कि भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन-सा एक शामिल नहीं होता है? कौन-सा शामिल नहीं होता है? इसका तो 4 ऑप्शन जानना पड़ेगा। क्या कानून और व्यवस्था शामिल है कि नहीं है? यस या नो? पुलिस यस या नो में जवाब दीजिए। कारागार यस या नो? या दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें कौन शामिल नहीं है? यस या नो में जवाब दीजिए। तो भारतीय संविधान में राज्य सूची की बात अगर करते हैं तो राज्य सूची में हमारा पुलिस आता है ना? राज्य सूची में आता है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है। कानून आएगा, कारागार आएगा, जेल है, अलग-अलग। अब 25 सवाल की बात करेंगे। 25 सवाल है कि निम्नलिखित में से किस या किन आयोग समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं रहा है? मतलब कौन-सा है जो कि केंद्र और राज्य से संबंध नहीं रखता है, ये बताइए। इससे जैसे सरकारी आयोग, सह सरकारी आयोग क्या ये केंद्र और राज्य से संबंध रखता है? राज्य मन्नार समिति क्या राज्य और सरकार के बीच का है संबंध, या इंद्रजीत गुप्ता समिति? बताइए। या देखिए, पुंछी आयोग एक है जिसे हम पंछी आयोग भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें से कौन सा है, ये बताइए सही। क्या तीनों सही है, चारों सही है कि इनमें से 2 ही सही है? कौन सही होंगे जो राज्य और केंद्र से संबंध की बात करेगा? बताइए। तो देखिए, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है, ये हमारा थोड़ा-सा गड़बड़ है, क्योंकि सरकारी आयोग तो है, ये हमारा सही है, तो 1 हमारा सही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये हटा दीजिए। अगर देखिए, राज्य मन्नार समिति ये भी हमारा राज्य और केंद्र दोनों से है, तो ये भी दूसरा भी सही है, तो ये भी हटा दीजिए। अब यही सही होगा, 2 और 4 हो जाएगा, क्योंकि तीसरा जो है हमारा इंद्रजीत, ये नहीं होगा, ये संबंध नहीं रखता है, और पुंछी या पक्षी आयोग रखता है। चलिए, अब बात करेंगे हम अध्याय 2 का, सत्ते में साझेदारी की कार्यप्रणाली की बात करेंगे। अध्याय 2 है, तो सत्ते की साझेदारी की बात हो रही है, तो इसमें पहला सवाल है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए, संघ राज्य की विशेषता कौन-सा नहीं है? ऑप्शन समझ जाइए। लिखित संविधान क्या संघ राज्य का नहीं है? शक्तियों का विभाजन नहीं है? या इकहड़ी शासन व्यवस्था, या सर्वोच्च न्यायपालिका? इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, बताना है आपको। देखिए, इकहड़ी शासन व्यवस्था क्या होता है? एकात्मक शासन व्यवस्था बोलता है। इकहरी जो होता है, इकहरी शासन व्यवस्था, सिंगल जो गवर्नमेंट सिस्टम जिसे बोलते हैं। तो ये हमारा जो है आंसर नहीं होगा। यही हमारा नहीं में आएगा। लिखित है, शक्तियों का विभाजन है, सर्वोच्च न्यायालय है, ये सब है। चलिए, आगे बात करते हैं दूसरा, ठीक है? जैसा सवाल पूछा उसमें एकहरी शासन व्यवस्था जो है, ये याद रखिए, एकहरी शासन जो व्यवस्था है, ये राज्य की जो व्यवस्था होती है,
ये ब्रिटेन में है, ठीक है। दोहरी व्यवस्था जो है हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का होता है। तो इसका बहुत कारण है और भी कारण बताएँगे। एकाधी शासन व्यवस्था का क्या एकाधी कहाँ पे है, एकाधी नहीं है, दोहरी व्यवस्था कहाँ पे है, इसे बाद में बताएँगे। अभी तो मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो वही करेंगे। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। मतलब संघ सरकार कहाँ से लिए हैं बताइए? मतलब संघ सरकार का जो है अमेरिका से संबंधित है कहाँ से? तो ये अमेरिका से संबंधित होगा, याद रखिएगा, है ना? चलिए, आगे चलेंगे तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। संघ मतलब होता है केंद्र। आगे चलेंगे, तीसरा प्रश्न है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? मतलब राज्य और संघ के बीच, केंद्र और राज्य के बीच बताइए, ये अधिकारों का विभाजन किया गया है तो संघ सूची, राष्ट्र सूची, संबद्ध सूची, 3 सूचियों में किया गया है। इसमें आप अच्छे से जानते हैं। और फोर्थ प्रश्न की बात करते हैं। फोर्थ प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन देंगे तभी समझ में आएगा। यह विभिन्नता को अपने से समेट लेती है, क्या देश की एकता को कमजोर करती है, या तीसरा पॉइंट है फैसले लेने में देरी करती है, या चौथे पॉइंट है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। कौन सा सही होगा वो जानना चाहेंगे। तो सत्ता में साझेदारी का सही क्या होगा बता दीजिए। तो हम बताएंगे कि सत्ता में साझेदारी की अगर बात करें तो यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। चलिए आगे बात करेंगे पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में देशी रियासतों की संख्या थी कितनी बताइए। उस समय कितनी थी? 563, 575 या 667 या 560? तो 565 थे, ठीक है। 565 जिसमें 563 लगा के आ जाएंगे, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, ऐसे 562 63 लगा सकते हैं। सिक्स प्रश्न है कि विदेशी नीति, संचार साधन, मुद्रा बैंकिंग इत्यादि विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास या केंद्र राज्य के पास या केंद्र के पास? तो हम जानते हैं संघ, केंद्र के पास। सातवें प्रश्न की बात करेंगे। सातवां प्रश्न है, स्थानीय महत्व के विषय में जैसे जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस को किस सूची में रखेंगे बताइए। देखिए जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा या पुलिस, ये सब जो है ना हमको राज्य सूची में रखेंगे, है ना, राज्य सूची में रखा जाता है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ बताइए। सोवियत संघ का विघटन हो गया था, कब हुआ था बताइए। बताइए। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है। 1991, ठीक है, विघटन हुआ था दिसंबर 1991 में, 26 दिसंबर ये सब, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो आप इसमें क्या लगाइएगा बताइए। वो ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में है 87, 1988, 97, 79 और 1989। अब बताइए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इस ऑप्शन के हिसाब से हम कौन सा आंसर लगाएंगे बताइए। अब यही ना गड़बड़ करता है कि एनसीईआरटी को ध्यान से क्वेश्चन बनाना चाहिए, वो भी किरण प्रकाशन को बनाना चाहिए। एनसीईआरटी तो सही बनाए। अब देखिए 1991 नहीं है तो उससे नीचे वाला भाग जो सबसे है उसको लगा दीजिए। तो हम फोर्थ पहले से लगा के आपको दिखा दिए। चलिए नौवां प्रश्न क्या है? नौवां प्रश्न है कि किसी राज्य के राज्यपाल के अस्थायी पर किसका नियंत्रण होता है? तो किसी राज्य के राज्यपालों के जो स्थायित्व होता है वो किसका नियंत्रण होता है? तो राज्यपाल के स्थायित्व की बात करेंगे और उसमें कंट्रोल की बात करेंगे तो किसी राज्य के, तो ये राष्ट्रपति को होगा। राष्ट्रपति ही तो कहते हैं, तभी तो